हेलो गाइस, कैसे आप लोग। एवरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म वंस अगेन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट एंड ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी हम लोग का चल रहा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का ये हो जाएगा 34th लेक्चर, यानी कि आपका 34th लेक्चर हो गया प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन का। एंड फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन के थर्ड चैप्टर को, यानी कि मेटल फॉर्मिंग को। ये आपका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले आपका 2 चैप्टर का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है। और ये मेटल फॉर्मिंग का 6 लेक्चर हो जाएगा और कंप्लीट प्रोडक्शन का 34th लेक्चर। तो ये सारे जो प्रीवियस लेक्चर है वो सभी का सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। वहाँ से आपको सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो और अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर ले आ सकते हो। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट का 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस विथ देयर एसोसिएटेड स्ट्रेस इन दी वर्कपीस, यानी कि जो मेटल फॉर्मिंग कुछ प्रोसेस के बारे में दिया गया है और उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस लगता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इधर वाले साइड में आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दिया गया है, जैसे आपका कोइनिंग है, वाइड ड्राइंग है, ब्लैंकिंग है और डीप ड्राइंग है। और अदर साइड में आपको टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में बताया गया है, जैसे टेंसाइल, शेयर, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो आपको सिंपल बताना कि किस प्रोसेस में किस तरह का स्ट्रेस अप्लाई होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले डिस्कस करें हम लोग कोइनिंग प्रोसेस के बारे में। कोइनिंग प्रोसेस होता क्या है? कोइनिंग प्रोसेस एक तरह का डाई फॉर्मिंग प्रोसेस होता है इन विच प्रेशर अप्लाइड ऑन सरफेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लोज टॉलरेंस, यानी कि हमको क्लोज टॉलरेंस और स्मूथ पार्ट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं वर्कपीस पे। तो ऑब्वियसली बात आप देख रहे हो, नीचे में मेरा वर्कपीस है, ये मेरा क्या है, वर्कपीस है। यहाँ पे जो है ये मेरा वर्कपीस है और यहाँ हम लोग डाई को क्या करा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे मेरा लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मेरा क्या लगा, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कोइनिंग का कंप्रेसिव फोर्स देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कहाँ मिल रहा है, कोइनिंग का कंप्रेसिव, मतलब ए का तो मेरा 4 हो गया, ए का क्या हो गया, मेरा 4 हो जाएगा। चलिए, तो ए का 4 आपका ए नंबर हो सकता है या फिर ए का 4 मेरा बी नंबर, यानी ए और बी हो सकता है आंसर। मेरा सी और डी जो है वो मेरा कट गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रोसेस जो है वो मेरा है वायर ड्राइंग। ये मेरा क्या है, मेरा है वायर ड्राइंग, ठीक है। अगर आप वायर ड्राइंग में देखते हो तो वायर ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, वायर ड्राइंग को हम लोग रॉड ड्राइंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग रॉड ड्राइंग, ठीक है। रॉड जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, बाहर निकालते हैं, या फिर इसको हम लोग ट्यूब ड्राइंग भी बोलते हैं। तो रॉड ड्राइंग, वायर ड्राइंग या फिर आपको ट्यूब ड्राइंग इसको कहा जाता है, अलग अलग वेरियस नाम से। ये प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस, इन वायर ड्राइंग प्रोसेस वी यूज टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शन बाय पुलिंग वायर थ्रू अ सिंगल और सीरीज ऑफ ड्राइंग डाया। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो डाया लगाया गया और नीचे में डाया लगाया गया। तो डाया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर मेरा टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे खींच के पुलिंग करके हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं। यहाँ का क्रॉस सेक्शन कुछ और है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा इससे मेरा कम है, ठीक है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं अगर 10 मीटर का रहेगा, ठीक है। डाया अगर इसका रेडियस मान लेते हैं, ठीक है, या फिर डाया मान लेते हैं, या लेंथ मान लो, जैसे मान लो डायमीटर तो पूरा का पूरा इस तरह सेक्शन लेना पड़ेगा। लेंथ मान लेते हैं, लेंथ इसका अगर 10 है तो यहाँ आते आते ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पुलिंग वायर थ्रू अ सिंगल डाया और मल्टीपल डाया। तो यहाँ पे यूज जो हम लोग कर रहे हैं वो कैसा मेरा स्ट्रेस यूज हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस यूज किया जा रहा है। चलो, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, वायर ड्राइंग का या फिर ट्यूब ड्राइंग का मेरा हो जाएगा टेंसाइल। तो यहाँ पे होगा बी का, यानी कि बी का हो गया 1 नंबर, तो बी का 1 नंबर और मेरा यहाँ भी बी का 1 नंबर। अभी भी मेरा दोनों लाइन में है, यानी ए भी हो सकता है आंसर और बी भी हो सकता है। आगे देखते हैं ब्लैंकिंग के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लैंकिंग के बारे में, तो ब्लैंकिंग में क्या होता था, मैंने आपसे कहा था इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इन ब्लैंकिंग प्रोसेस पीस बिंग पंच्ड आउट बिकम ए वर्क पीस। मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में मेरा पंच करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच डाया, उसके द्वारा हम पंच करके बाहर निकालते हैं वर्क पीस को। मतलब समझो ब्लैंकिंग प्रोसेस हम लोग इसका बात करें, ब्लैंकिंग में क्या होता था, सबसे पहले कुछ इस तरह का मेरा वर्क पीस रहता था पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कि यहाँ पे ब्लैंकिंग लगाएं और ये मेरा मान लो एक तरह से क्या है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरा पंच है। ये जो मैंने बताया मैं ब्लैक से यहाँ पे दिखा रहा हूँ,
ये जो ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है ये मेरा पंच है, एक मेरा क्या है पंच। और पंच में हम लोग क्या लगाएंगे, आप खुद ही जानोगे कि भाई सर यहाँ पे हम लोग ऊपर से अगर लगा रहे तो कंप्रेसिव लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो वर्कपीस रहता है वो मेरा 3D फॉर्म में रहता है, इस तरह रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड, यहाँ समझ लो कुछ इस तरह का फॉर्म में है। अब इसके ऊपर हम लोग पतला सा रखते हैं सीट मेटल को, इसके ऊपर हम लोग पतला सा एक सीट मेटल को रखते हैं, और इस सीट मेटल को जब ये कट करता है ना, तो कट करता है तो यहाँ पे लगता है मेरा शेयर फोर्स अप्लाई होता है। कैसा फोर्स होता है, मेरा शेयर फोर्स अप्लाई होता है, और ये पंच का मेरा नीचे आते जाता है, और नीचे होने के बाद ये मेरा कट के बाहर निकलता है। तो ब्लैंकिंग फोर्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट देखो ध्यान रखो, यहाँ पे इस फिगर को देखने के लिए आपको इस वाले डायग्राम को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। ये जो आपको दिया गया है ये इसी को डिफाइन किया गया है आपके ब्लैंकिंग प्रोसेस को। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये मेरा जो है नीचे में देखो, नीचे में जो ग्रीन कलर का दिस इज योर वर्क, ये आपका डाया है, ये क्या है दिस इज योर डाया है। ठीक है, नीचे मेरा डाया दिया गया ग्रीन कलर का, इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे आपका सीट मेटल है, वो सीट मेटल जिससे मुझे निकालना है प्रोडक्ट, वर्कपीस निकालना है। अब ये सीट मेटल यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा सीट मेटल लिखा है, पतला सा जो यहाँ पे दिया गया सेक्शन, ये मेरा सीट मेटल है। अब पंच का यूज करके हम लोग यहाँ पे ब्लैंकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करें पंच को। जब पंच, ये जो आपका पंच होता है, पंच में और सीट मेटल और डाया के बीच में यहाँ पे देखो इस फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन मतलब दोनों आपस में रगड़ के पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेस लगता है दिस इज योर शेयर स्ट्रेस। तो इसीलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर से ब्लैंकिंग फोर्स लगा, कंप्रेसिव में आपको कंप्रेसिव मार देना है। यहाँ जो इस प्रोसेस में, इस ऑपरेशन में जो इन्वॉल्व हो रहा है वो मेरा डाया इन्वॉल्व हो रहा है, और सीट मेटल इन्वॉल्व हो रहा है, और पंच इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर इन तीनों में अगर देखेंगे कि पंच जो है वो मेरा सीट मेटल और डाया के साथ यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, इट मीन्स ये मेरा शेयर फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या फिर शेयर ऑपरेशन, इसको इसी नाम इसके कहते भी हैं। इस प्रोसेस को हम लोग शेयर ऑपरेशन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे शेयर प्रेशर या फिर शेयर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कट के मेरा यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है, और यही मेरा कहलाता है ब्लैंक। समझ गए? तो ब्लैंकिंग प्रोसेस में हम लोग का कौन सा फोर्स लगता है, शेयर फोर्स मेरा लगता है। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, ये जो आपका ब्लैंकिंग होता है, ब्लैंकिंग जो है वो मेरा रिलेट करता है और एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स कौन सा होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मुझे ये सारी चीज़ को इरेज करने दीजिए। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि ब्लैंकिंग जो होता है और पियर्सिंग दोनों आपस में एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, देखने में आपको मिलेगा। अंतर बस ये रहता है, अंतर क्या रहता है, अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे इसको भी इरेज करने दीजिए। अंतर क्या रहता है सर ब्लैंकिंग और आपका पियर्सिंग में? द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग इज दैट द वर्कपीस, यहाँ से जो हम लोग ब्लैंकिंग करेंगे, जैसे मैंने कहा ये सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट था, और यहाँ से हमको कट करके ये बाहर निकाले, ये कट करके ये मेरा बाहर निकल गया। अब ये मुझे जो बाहर निकला यही मेरा वर्कपीस बन गया। मतलब इसी को हम लोग यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट में या फिर कोई मशीन में यूज़ किया जाएगा। कौन से पार्ट को, जो हम लोग कट करके बाहर निकाले ना, कट आउट करके बाहर निकाले, वो मेरा वर्कपीस निकल गया। समझ आ रहा कि नहीं? ये किस में होता है, इन ब्लैंकिंग प्रोसेस। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं पियर्सिंग में, और इसमें जो ये निकला ये मेरा बच गया, ये मान लो यहाँ से 2 पीस निकला, तो 2 पीस निकला नहीं, ये दोनों मेरा वर्कपीस बन गया, यानी ये मेरा यूज किया जाएगा, ये मेरा यूजफुल हो जाएगा, ये यूजफुल है, और ये वाला मेरा यूजलेस हो जाएगा, ये में हम लोग फेंक देंगे, स्कार्फ के रूप में हो गया, ये बेकार हो गया। अब बात करते हैं पियर्सिंग में। पियर्सिंग में सबसे पहले इस तरह का मेरा कोई एक मेटल का सीट था, डाया हम लोग नीचे यूज़ किए, और पंच के थ्रू इसको हम लोग कट करके बाहर निकाले, 2 पीस इस तरह करके बाहर निकाले, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ दोनों मेरा ब्लैंक हो गया, खाली खाली हो गया। अब जो यहाँ पे जो दोनों मेरा वर्कपीस निकला ना, ये जो सॉरी वर्कपीस बोले, जो कटआउट निकला, ये मेरा कोई काम का नहीं होगा। यहाँ पे ये मेरा जो है कोई काम का नहीं, ये मेरा वर्कपीस कहलाएगा। यानी इस चीज़ को हो सकता है इसके अंदर हम लोग नट बोल्ट अंदर करके इसको कसे इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पियर्सिंग में जो मेरा कटआउट होता है वो मेरा यूजलेस होता है, और जो कटआउट के बाद मुझे मिलता है वो वर्कपीस मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ ब्लैंकिंग मेरा कटआउट जो निकलता है वही मेरा वर्कपीस होता है। तो ये होता है मेरा डिफरेंट क्या, ब्लैंकिंग में और पियर्सिंग में। और हम लोग क्या समझे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, शेयर फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम लोग शेयर ऑपरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ मेरा क्या लगेगा, शेयर लगेगा, शेयर आपका फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ब्लैंकिंग में मेरा शेयर लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कैसा लगेगा, शेयर, यानी कि हो जाएगा क्या, C का 2। तो C का आप 2 देख रहे हो, C का 2 किस में दिया गया, आपका दिया गया A नंबर में। इट मीन्स A का 4, B का 1 और C का 2। आपका यहाँ पे 3 था C का, इसलिए B नंबर भी यहाँ पे नहीं होगा, A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना बात करते हैं डीप ड्रॉइंग, अगर पूरा हम लोग देख लेते हैं डीप ड्रॉइंग, आपको नाम से पता है ड्रॉ करते हैं
आपका क्या वायर को ड्रॉ किया जाता है। जिस तरह मेरा वायर ड्राइंग था उसी तरह डीप ड्राइंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हम लोग समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। वायर ड्राइंग में हमको पता था सिर्फ क्या लग रहा है भाई, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। अब इसमें मेरा क्या क्या लगता है वो आप देखो। देखो ये मेरा है डीप ड्राइंग ऑफ सीट मेटल, और यहाँ पे देखना आप, यहाँ मेरा वायर ड्राइंग था, ये मेरा था वायर ड्राइंग, ठीक है, ये मेरा वायर ड्राइंग, ये मेरा क्या है वाइड ड्राइंग है। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, दिस इज योर डीप ड्राइंग ऑफ सीट मेटल। क्या होता है इसमें सर बताइए, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ से देख रहे हो ये मेरा पंच है, ये मेरा पंच है, यहाँ मेरा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है, नीचे दिया गया है मेरा सीट मेटल जिसमें मुझे इसी को पंच करना है, और नीचे मेरा डाया दिया गया है, यहाँ पे एक डाया है, यहाँ पे एक डाया है, और हम लोग यहाँ पे पंच के थ्रू यहाँ पे इस मेटल जो बीच में रखा हुआ है इसको हम लोग वर्कपीस जिसको कहा गया है, यहाँ हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे हम लोग यहाँ जो अप्लाई किया जा रहा है कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मेरा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये पंच मेरा अब नीचे आ चुका है, ये मेरा मेटल जो है इस तरह करके मुड़ गया, मेटल मेरा मुड़ गया है, मेटल पीस मेरा है क्या मुड़ गया। अब इस केस में अगर थर्ड वाले केस में आप थर्ड वाला फिगर देखते हो तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि मेरा जो सीट मेटल है वो मेरा नीचे अब जा रहा है, ये यहाँ पे मेरा पकड़ा हुआ है, इधर से मेरा पकड़ा हुआ है। इट मीन्स अब जो पंच मेरा प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो मेरा मतलब टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों जो है ना यहाँ वाले पास जो मेरा मेटल पीस पहले यहाँ था, इस वाले सेक्शन में था, इस वाले सेक्शन में था, ये अप साइड मेरा कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, तो इसको खींचना पड़ रहा है, इसको इसके अगेंस्ट जा रहा है ना। अगर मान लो कोई इस तरह का चीज़ है और ये ऊपर साइड में एक फोर्स मेरा लगाया जा रहा है, नीचे साइड में एक मेरा फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसको हम लोग टेंसाइल ही बोलेंगे ना। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स आपको पता है कोई मेटल है उसको हम लोग अगर दोनों तरफ से खींचते हैं, ठीक है, यानी कि जब पुल करते हैं तो मेरा टेंसाइल होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ जो प्रेशर डाया है, प्रेशर डाया के चलते यहाँ मेरा सीट मेटल पकड़ा हुआ है, ये अप डायरेक्शन में एक फोर्स मेरा लगाया जा रहा है और नीचे डायरेक्शन मेरा पंच लगा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मेरा टेंसाइल, तो पहले मेरा लगा कंप्रेसिव फोर्स लगा स्टार्टिंग में और यहाँ लगा टेंसाइल, तो इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, किसमें डीप ड्राइंग में। जबकि हम लोग बात किए थे वाइड ड्राइंग में ओनली मेरा लग रहा है यहाँ पे क्या टेंसाइल फोर्स। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, मतलब 3 हो जाएगा किसका, डीप ड्राइंग का। तो डी का हो जाएगा मेरा 3 आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला करेक्ट आंसर, मैं सारी चीज़ को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर देखने को मिला, विच वन इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए नंबर, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको पूछा गया था गेट 2012 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100 mm, एक मेरा सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 100 mm दिया गया है एंड हाइट दिया गया 50 mm, इज फोर्स बिटवीन 2 फ्रिक्शनलेस फ्लैट डाया। देखो क्वेश्चन को समझना, पहले ये बोला गया है ना एक मेरा सॉलिड सिलेंडर है, चलो मैं आपको फिगर समझाता हूँ। एक मेरा सॉलिड सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना दिया गया था, आपका 100 mm का डायमीटर दिया गया था, ठीक है, 100 mm का यहाँ पे डायमीटर दिया गया था एंड हाइट दिया गया कितना 50 mm का। ये मेरा सॉलिड सिलेंडर था और इसका हाइट कितना दिया गया है 50 mm, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट है, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या इसको हम लोग फोर्ज करेंगे। फोर्ज मतलब क्या होता है आपको पता, कंप्रेसिव फोर्ज आपको याद होगा। फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता था कि हम लोग इस तरह का ऊपर में एक डाया लेते हैं, एक नीचे में हम लोग एक डाया लेते हैं और बीच में हम लोग रखते हैं कोई वर्कपीस को रखते हैं, और वर्कपीस को रखने के बाद हम लोग लगाते हैं दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। और जब कंप्रेसिव फोर्स, ये मेरा क्या डाया है और बीच में वर्कपीस है, और जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं उसके बाद मेरा क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होकर कुछ मेरा इस तरह का मिल जाता था वर्कपीस, इस तरह का मुझे कुछ वर्कपीस मिल जाता था, ठीक है। ऊपर मेरा डाया लगा हुआ रहता था, यहाँ भी मेरा क्या डाया है और यहाँ भी मेरा डाया, कुछ इस तरह का मुझे फाइनल वर्कपीस मुझे मिलता था। कैसा, इस तरह का, ये वाला इस पार्ट का मुझे मिलता था। इजंट इट, समझ आ रहा है कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कैसा फोर्स अप्लाई करते थे, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे जो दिखाया गया आपको कि भाई सिलेंड्रिकल है, एक मेरा सिलेंड्रिकल है जिसका डायमीटर दिया गया 100 mm, इसी को इसके अंदर यहाँ हम लोग रख दे रहे हैं। ये मेरा वर्कपीस है, ये बेसिकली क्या है, यही मेरा वर्कपीस है। अब आगे क्या बोला गया है कि भाई फोर्स किया जा रहा है बिटवीन 2 फ्रिक्शनलेस फ्लैट डाया, जो कि ये मेरा एक डाया है और ये मेरा एक डाया, दोनों फ्रिक्शनलेस डाया है।
टू ए हाइट ऑफ 25 mm, जिसका हाइट मेरा दिया गया 25 mm, ठीक है। तो बोल रखा दी परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, ऑब्वियसली बात है, इसको अगर हम लोग अंदर रख के दोनों के बीच में कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसका डायमीटर जो है वो मेरा चेंज होगा। हम लोग को ये देखना कि कितना डायमीटर मेरा चेंज होगा। चलिए तो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कहानी। एक चीज़ मुझे बताइए, इसका जो भी मेरा वॉल्यूम होगा यही मेरा वर्कपीस है और इसी को हम लोग इसके अंदर डाल दे रहे हैं, यही वाला सेम चीज़ को यहाँ डाल दे रहे हैं। इट मीन्स यहाँ का वॉल्यूम जो कन्वर्ट होके जो मुझे मिलेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो हम लोग पहले मेरा सिलिंड्रिकल फॉर्म में वर्कपीस है उन दोनों का वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस इसका शेप को हम लोग चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, शेप एंड साइज को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा? नहीं, वॉल्यूम में हम लोग कोई चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसका शेप में चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा कांस्टेंट है। इट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, मेरा पहले जो इनिशियल वॉल्यूम था और बाद जो वॉल्यूम है वे आफ्टर फोर्ज के बाद मेरा वॉल्यूम सेम है। तो मुझे पता चूँकि यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप है, तो हम लोग वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ ले लेंगे, तो एरिया क्या हो जाता है π/4 इंटू d²। तो हम लोग d1 मान लेते हैं पहला, जब मेरा फोर्ज नहीं किया गया तब का डायमीटर d1 ले लेते हैं, और हाइट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे h1, राइट। तो d² इंटू h, और h2 क्या हो जाएगा π/4, एरिया ले लेंगे π/4 इंटू d2 का होल स्क्वायर इंटू h2। यहाँ से यहाँ हो गया एरिया इंटू ये हो गया मेरा लेंथ या फिर हाइट, तो एरिया इंटू लेंथ से यहाँ पे मेरा वॉल्यूम निकल गया। समझ आ रहा है नहीं? चलो ठीक है, ये चीज़ मेरा हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल हमको वैल्यू पुट करना है और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या देखेंगे भाई, मुझे यहाँ से π/4 मेरा कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर का, तो पहला डायमीटर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका 100 दिया गया है, d1 इक्वल टू 100 mm दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 100 का होल स्क्वायर इंटू हाइट मेरा 50 दिया गया था, 50 पुट कर दो। d2 मुझे तो पता नहीं, d2 मुझे फाइंड करना, ठीक है, तो d2 मुझे फाइंड करना। h2 हाइट मेरा 25 हो जा रहा, मतलब कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा हाइट निकलता है ना, पंच किया गया और मेरा वर्कपीस इस तरह नहीं निकल रहा। ये मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फोर्ज क्या है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाइट को कम कर दिया गया। हाइट मेरा क्या हो गया है, मान लो पंच होने के बाद मेरा कुछ हो गया हाइट इस तरह का, हाइट मेरा अब पंच करने के बाद कंप्रेसिव करने के बाद इसका हाइट जो है घट के मेरा कितना हो गया, यही सिलेंड्रिकल डाई का अब मेरा रह गया ओनली 25 mm। तो 25 mm इट मीन्स मेरा डायमीटर जो बढ़ेगा, कितना परसेंटेज बढ़ेगा वही मुझे पता करना है। डायमीटर ओबियसली मेरा बढ़ेगा क्योंकि पंच मेरा घटा है, तो अगर मेरा इधर लेंथ वाइज जो मेरा हाइट था वो मेरा अगर घटा है तो मेरा डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है, इधर ही तो फैलेगा ना। पहले समझ लो कि पहले कुछ कैसा था, पहले मेरा था इतना था, हाइट मेरा लंबा था इतना था, तब मेरा कितना था 50 था, यहाँ से यहाँ तक मेरा हाइट पहले कितना था 50 था, 50 mm का पहले हाइट था, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे घट गया, तो इतना मेरा कट किया, इतना मेरा कंप्रेसिव के चलते हो गया, तो मेरा डायमीटर देखो यहाँ से थोड़ा बढ़ गया। यहाँ मेरा पहले डायमीटर इतना था, अब मेरा डायमीटर इतना हो गया डायमीटर। तो मेरा देखेंगे कितना डायमीटर में चेंज आया। तो डायमीटर मुझे पता करना है, लेकिन हाइट आपका 25 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 25, राइट, mm में ही हम लोग रखेंगे। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं करना यहाँ पे हमको बस d2 निकालना है। तो आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो, 25 से यहाँ पे 2 काटेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आ जाए 4 0 आ जाएगा, है ना, इंटू 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे d का रूट अंडर यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ से जो आपको लगभग आंसर मिल जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना। d2 इक्वल टू जो आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, d2 इक्वल टू मिलेगा 141 इंटू 4m। तो ये d2 कितना मिला, आपको पता है कि d2 मेरा इंक्रीज करेगा। d2 मेरा क्या होगा, जस्ट मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरा डायमीटर जो है वो क्या करेगा, मेरा बढ़ेगा। यहाँ पूरा इंक्रीमेंट कितना होगा, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, परसेंटेज चेंज आपसे पूछा गया ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सर 100 तो मेरा पहले था, 100 हम लोग किसी भी लेके चलते हैं स्टैंडर्ड लेके, तो यहाँ पे मेरा 41 मेरा बढ़ा, 41.4, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीका से बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई इसलिए परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज क्या होगा भाई, d2 माइनस d1, चेंज कितना हुआ है, डिवाइड बाई इनिशियल मेरा कितना था, और हम लोग परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर देंगे। d2 मेरा कितना चेंज हो गया, 141.4 चेंज हुआ। d1 मेरा इनिशियल कितना, हम लोग 100 लेके चले थे, 100 मेरा था ना डायमीटर, यहाँ पे 100 था,
ठीक है 100 था मेरा 100। देखो किसी भी चीज़ का जब आप इस तरह का चीज़ करते हो ना 120 आएगा 30 आएगा तो समझ लेना 100 हम लोग लेके चलते हैं। वैसे यहाँ पे डायमीटर 100 दिया ही गया था, तो D1 मेरा 100 था, इनिशियल भी मेरा 100 था, परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 140 में 100 घटेगा तो 41 मेरा बच जाएगा 41.4, यानी कि इतना जो है मेरा डायमीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं, परसेंटेज चेंज आया है, तो परसेंटेज चेंज मेरा कितना हुआ 41.4। समझ रहा, कुछ नहीं यहाँ पे क्या होगा, फोर्ज किया गया है, जिसका डायमीटर पहले दिया गया, हाइट दिया गया, उसको डाल दिए तो मेरा डायमीटर जो है वो मेरा बढ़ गया है और मेरा जो हाइट है वो मेरा घट गया है। तो वो दिया गया इतना घटा है तो कितना बढ़ा वो चीज़ बताओ। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसका शेप चेंज कर रहे हैं, तो बस हम लोग वॉल्यूम पुट कर दिए और यहाँ से निकाल दिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए 1 मार्क का क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 आपका गेट 2012 का क्वेश्चन है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे क्या करा गया, अ सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस, आपको पता है रोल है, इस तरह का रोलर रहता है, रोलर के थ्रू बोल रहा है जिसका डायमीटर कितना दिया गया, सिंगल पास रोलर यूजिंग 410 mm डायमीटर स्टील रोलर, अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ 140 mm एंड थिकनेस 8 mm undergoes 10% रिडक्शन ऑफ थिकनेस। भाई एक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं रोलर के से थ्रू एक स्ट्रिप पास कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह करके पास किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इसका जो है थिकनेस मेरा घटेगा, इस तरह करके घटेगा, यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे कुछ जा रहा था, यहाँ से हम लोग पास करके इससे जाएगा, कुछ यहाँ से क्या हो जाए मेरा कम होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे बोल रहा कि पहले कितना था 8 mm था थिकनेस, इसका थिकनेस पहले कितना था 8 mm था, तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो रहा है 10% का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन थिकनेस कितना हो रहा है चेंज भाई 10% हो रहा है, 10% क्या था 10/%, सेंट मीन्स होता है 100, यहाँ से कट करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा 0.1, ये मेरा चेंज हो रहा है। चलो भाई किस में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से ना, द थिकनेस 8 mm अंडरगोज 10% रिडक्शन, मतलब पहले इसका थिकनेस 8 था, अब 8 में 0.1 का रिडक्शन हुआ है। तो यानी कि चेंज इन थिकनेस कितना निकलेगा, डेल एच कितना निकल जाएगा भाई, 8 में चेंज हुआ है 0.1 का, तो ये तो मेरा डेल एच निकल गया, मतलब इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा डायमीटर कितना दिया गया था, डायमीटर मेरा रोलर का दिया गया था 410, तो डायमीटर मेरा वैल्यू पुट करेंगे 410 mm का मेरा रोलर था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है दी एंगल ऑफ बाइट, यानी कि आपको बाइट एंगल यहाँ पे पूछा गया है। तो बाइट एंगल आप फॉर्मूला पता है, या तो आप पुट कर सकते हो cos अल्फा इज इक्वल टू पुट सकते हो 1 - डेल एच बाई डी, ये पुट कर लो, या फिर आप डायरेक्ट पुट करो अल्फा, ये आपका बाइट एंगल है, ये दिस इज योर बाइट एंगल, ये भी डायरेक्ट बाइट एंगल अल्फा इक्वल टू निकाल सकते हो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा, क्या यहाँ पे 1 - डेल एच बाई डी, यहाँ से भी डायरेक्ट पुट कर लो, यहाँ से भी लिखा सकते हो सकता है आप ये भी देखो, यही चीज़ है, यहाँ पे अल्फा निकाली है, कॉस उधर चल जाएगा, कॉस इनवर्स आ गया, तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - डेल एच, यानी चेंज कितना हो रहा है, तो हो रहा है यानी कि 0.1 × 8, डायमीटर कितना दिया है 410 दिया गया है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसको मैं अगर कर देता हूँ यहाँ पे, आपको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये सारा आपका काम है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैं कर लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव तो है नहीं कि आपको कैलसी करके दिखाते, ये आपको काम है। ठीक है, ये आपको आएगा कितना, इसका वैल्यू आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। अब इसके बाद इसको पुट कीजिएगा अल्फा यानी बाइट एंगल को कॉस इनवर्स 0.99804, और ये जो आपको आंसर मिलेगा ना लगभग आपको देगा कितना, आंसर आपको मिलेगा लगभग ये आपको मिलेगा 3.58। बट ध्यान रखना ये जो आंसर आपको मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना रेडियन पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बताया गया एंगल ऑफ बाइट इन रेडियन, लेकिन यहाँ जो अल्फा आप निकाल रही है आपको निकलता है डिग्री में, तो डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या, π/180 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब π/180 से आप इसको इंटू कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.0625 रेडियन। किस में निकलेगा, आपका रेडियन में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.0625। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर क्या देखते हो, सी हो जाएगा। तो क्या देखे आप कि अगर आपको सिर्फ बाइट एंगल का फॉर्मूला पता है
और आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो ईजी तरीका से ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन ये आपका गेट 2013 में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो जो भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है ना, वो आपका थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड रहता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ के एनालिसिस कर लिए तो आप इजी तरीका से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन ए रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल अंडर गोइंग डिफॉर्मेशन। रोलिंग प्रोसेस क्या हो जाता है कि इस तरह का कोई सीट का मेटल रहता है, इसको हम लोग पास करते हैं रोलर से। जब ये रोलर के थ्रू पास होता है ना, तब इसकी जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मेरा रिडक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, मेरा घटता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले इसका एरिया कुछ और था, अब जो है एरिया उसका चेंज हो गया है, राइट। इनकी एरिया में रिडक्शन हो रहा है। तो ये बोल रहा कि ये मेरा रोलिंग प्रोसेस है। तो रोलिंग प्रोसेस में जो है ड्यूरिंग दिस डिफॉर्मेशन, ठीक है, कौन कौन सा मेरा स्ट्रेस वहाँ पे इंड्यूस होता है या फिर लगता है। क्या मेरा यहाँ पे प्योर कंप्रेशन प्रेशर लगता है या फिर स्ट्रेस लगता है, या फिर मेरा प्योर शेयर स्ट्रेस लगता है, या फिर कंप्रेशन और शेयर दोनों लगता है, या फिर टेंसाइल और शेयर दोनों लगता है, क्या लगता है। थोड़ा स्टडी करते हैं हम लोग, देखते हैं कि रोलिंग में क्या होता है। इस फिगर में फिर से बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा वे में, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। देखो एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मेरा कुछ इस तरह का था, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसा करके जा रहा है, और ऊपर में एक हम लोग ले लेते हैं रोलर को, यहाँ एक रोलर दे देते हैं और यहाँ पे एक रोलर ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरा कंप्रेसिव फोर्स तो लगना ही लगना है। यहाँ क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, इसको दबाएगा तभी जाके मेरा कन्वर्ट कर रहा है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो कंफर्म है कि मेरा यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, एक पहला। दूसरा चीज़ और एक फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा जो आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस है और रोलर है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और ये मेरा कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये मेरा कैसा है, शेयर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे एक तो मेरा लग रहा है शेयर फोर्स या फिर शेयर स्ट्रेस लग रहा है, और दूसरा जो लग रहा है वो मेरा कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस मेरा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा सी नंबर। इट मीन्स ये जो हो जाएगा मेरा कंप्रेशन और शेयर विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं। देखो अगर आप फिगर भी देखोगे, एक डायग्राम में आपके लिए एनिमेशन लाया हो, इस एनिमेशन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये देखो इस तरह करके मेरा पास हो रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरह करके पास हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सभी मॉलिक्यूल्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कौन कौन सा लगा भाई, कंप्रेसिव फोर्स तो लग ही रहा है, इसके दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। तो यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगा, इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगा, दोनों तरफ से मेरा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कंप्रेसिव के साथ साथ जब मेरा ये रोलर के थ्रू मेरा वर्कपीस पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक जनरेट मेरा फोर्स जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, इस डायरेक्शन पे, इसमें, जो कि मेरा किसके बीच में है, ये तो टूल के बीच में और वर्कपीस के बीच में। टूल यानी जो मेरा सीट मेटल है और मेरा ये रोलर है, इसके बीच में। तो ये मेरा जो है दिस इज योर आपका एक कैसा है मेरा स्ट्रेस, ये मेरा शेयर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इन रोलिंग प्रोसेस, क्या देखें कि भाई इन रोलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रेवल ऑफ मटेरियल थ्रू अ रोलर अ वर्टिकल फोर्स that is your compression, and a sliding force that is the shear force will be act on the grains। यानी कि जो भी इसके अंदर का ग्रेन्स है ना, ये तो कन्वर्ट कर दे रहा है। पहले मेरा ग्रेन कैसा था, थोड़ा बड़ा था, अब इसको क्या किया जा रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, और डिफॉर्म करके इसके ग्रेन्स को चेंज किया जा रहा है, चेंज करके स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जा रहा है, लेंथ को चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा ग्रेन्स में दो तरह का मुझे देखने को मिला स्ट्रेस। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ बोला गया कि जो ट्यूब बनाया जाता है, कोलेप्सिबल ट्यूब, ये किसका बनाया जाता है। यहाँ बोला गया सिंपल, द कोलेप्सिबल ट्यूब आर मेड ऑफ बाय, क्या ड्राइंग से बनाते हैं, स्पिनिंग से बनाते हैं, एक्सट्रूजन से बनाते हैं, या फिर रोलिंग से बनाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इसका मैं बहुत अच्छी तरह से डील भी कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। मैं आपको फिगर दिखा जाऊँ, जैसे कोलैप्स कर जाना है, मतलब क्या था, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगा। जैसे आप पेस्ट, जो कोलगेट हम लोग यूज़ करते हैं, उसका ट्यूब ले लो, परफ्यूम का ट्यूब ले लो, परफ्यूम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक बनाया जाता है किसका, ट्यूब की तरह ही रहता है। वो सभी जो बोतल बनाया जाता है मेरा कैसा होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब होता है, यानी कि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मेरा कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के थ्रू इसको बनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 30 का मेरा हो जाएगा योर सी नंबर, एक्सट्रूजन। बिकॉज इम्पैक्ट एक्सट्रूजन है तो मेरा एक्सट्रूजन प्रोसेस है। देखो क्या होता है,
एक्सट्रूजन प्रोसेस में इम्पैक्ट अगर बात करेंगे, इम्पैक्ट वाले में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से पंच है, ये मेरा क्या है, मेरा पंच है। पंच में हम लोग यहाँ लगा रहे हैं क्या, कंप्रेसिव फोर्स। और ये मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस है जिसमें हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे मेरा डाया दिया गया है, क्या है मेरा डाया। और ये मेरा बेस है, बेस जाने दो, लेकिन इंपॉर्टेंट है डाया। डाया में हम लोग रखे हैं वर्कपीस और उसमें हम लोग पंच को कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मेरा कंप्रेस, हम लोग हेवी कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो क्या रहा, पार्ट मेरा इस तरह का दोनों साइड से मेरा निकलने लगता। अब ये जितना बड़ा मेरा निकला वही मेरा हो गया क्या, एक तरह से मेरा कोलैप्सिबल ट्यूब बन गया। या फिर बोल सकते हो जो इसी के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, पेस्ट रख दिए, या फिर हम लोग बहुत सारा मेडिसिन का रखते हैं, ठीक है, मलहम जो हम लोग वगैरह रहता है, या फिर परफ्यूम का ट्यूब जो होता है, या फिर बहुत सारे हम लोग ड्रिंक वगैरह भी यूज़ किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेप्सी जो होता है जो कैन बोतल में पाया जाता है, ये किसका बना जाता है आपका, इसी विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन थ्रू के थ्रू ही मेरा उस सारे बोतल को बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सट्रूजन का ही एक प्रोसेस होता है। समझ आया कि नहीं, चलिए तो ये रहा आज का हम लोग का 6th क्लास फॉर मेटल फॉर्मिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और मेरे क्लास को देखने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको सारे लिंक मिल जाता है। और इसके अलावे आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन, ताकि लेटेस्ट मिलते रहेगा जब भी वीडियो न्यू आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।